हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ में। आज की जो क्लास है वह स्टैटिक जीके की क्लास है, जिसमें मैं आपको 30 ऐसे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो, चाहे वो आपका एग्जाम बिहार दरोगा का हो, बिहार एसएससी का हो या फिर एसएससी जीडी का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डैश। ठीक है, आंसर है आपका, मतलब ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और भारत में स्थानीय स्वशासन, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं और जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, मतलब नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। संवैधानिक व्यवस्थाएं, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। आगे आपका कि नेहरू रिपोर्ट जो है वह कब आया था? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति के तीसरे सत्र में लाई गई थी। कौन सी दलीय? तो 7 दलीय 7 सदस्यीय या सर्वदलीय। इसमें भावी भारतीय संविधान के लिए मूलभूत लक्षणों को रखा गया था। इसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत के लिए डोमिनियन राज्य के साथ संसदीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रस के साथ में और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इनके बीच जो आम रिश्ता था वह क्या था आपका? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। कैथरीन मेयो ने अपनी पुस्तक मदर इंडिया 1927 ईस्वी में भारतीय संस्कृति, हिंदू समाज एवं धर्म पर चोट की थी। कहां पे की थी? तो भारतीय संस्कृति, हिंदू समाज एवं धर्म पर क्या की थी? चोट की थी। एडलस हक्सले ने भारतीय जाति व्यवस्था एवं धार्मिक विश्वास पर लिखा था। चार्ल्स एंड्रूज ने आंग्ल शैक्षणिक मिशनरी से संबंधित थे। इन्होंने भारतीय समाज एवं धार्मिक विषय पर कई लेखे लिखे। विलियम डिम्बी ने भारतीय अकाल पर लिखा था। ठीक है, हम चलेंगे अपने अगले सवाल की और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हजरत मोहानी। तो किसने उठाया था? आपका मौलाना हजरत मोहानी ने। किसने उठाया था? मौलाना हजरत मोहानी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। इसमें जो सबसे करीबी है वह आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका 1915, 1914, 1925 से 25, 1928 से 25 और 1925 से 29। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष और समाजवाद के लिए की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयादशमी को 27 सितंबर 1925 को केशव बालीराम हेडगेवार ने नागपुर में की थी। कौन की थी? केशव बालीराम हेडगेवार ने कहां पे की थी? तो नागपुर में की थी। आगे है आपका कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। आपका ऑप्शन है उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में और 1920 के दशक में। तो कब किया था इन्होंने? इन्होंने किया था 1930 के दशक में। कब किया था? उन्होंने 1930 के दशक में किया था। और इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो नारा का भी क्या किया था? बुलंद किया था। क्या किया था? इनकलाब जिंदाबाद नारा जो है उसका बुलंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अखिल भारतीय किसान सभा को स्थापना जो है 1936 में सहजानंद सरस्वती द्वारा लखनऊ में की गई थी।
सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की नींव 1929 में रखी गई। इन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जो हुआ था? आपका तीसरा। कौन सा हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वह आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1990 से 22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। आपका इसका राइट आंसर है धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 के से 22 के बीच जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में गांधी जी के विषय में चर्चा की गई थी कि वे साधारण मनुष्य नहीं है। गांधी जी के विषय में असहयोग आंदोलन के बीच क्या चर्चा थी 1920 से 22 के बीच की वह जो है वह साधारण मनुष्य नहीं है, उनको एक अवतार के रूप में देखा गया था। वे जो है महामानव एवं दया की मूर्ति के रूप में बिहार के जनमानस पर आकृत हो गए थे। गांधी जी को राम का अवतार तथा ब्रिटिशों को आधुनिक रावण के साथ साथ उन्हें धर्म एवं अंग्रेजों को अधर्म का प्रतीक माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन कीजिए। तो कौन से थे जो किसान नेता थे? आपका कौन से थे? स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। इन्होंने क्या किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। कब? तो 1929 में। कब की थी? 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ और पटना। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? आपका छपरा। कहां पे? छपरा में। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। किसने दुखी आत्मा का दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा। किसने डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? 1970 से 71 और 1974 से 75, या फिर 1972 से 73, या 1976 से 77, 1972 से 73 और 1975 से 76, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है 1971 से 72 और 76 से 77। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1971 से 72 और 76 से 77। आगे आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। आपका बताना है कि इनमें से दोनों सही है या फिर दोनों में से एक सही है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ना तो एक और ना तो दो, मतलब ये दोनों में से कोई भी जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से का एक अंग नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि आधारित उद्योग और ग्रामीण टेलीफोन। तो आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर हो गया? तो आपका राइट आंसर इसका आपका हो गया कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। EAS, ट्राइसेम, JRY और RLEGP, इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रमिक क्रम बताना है आपको कि पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और उसके बाद कौन आएगा। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो पहले दो आएगा, मतलब ये आएगा आपका पहले, फिर आपका आएगा ये, फिर आएगा ये
और फिर आएगा ये। तो कौन सा सही हो गया आपका? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? जस्टिन आंदोलन उत्तरी भारत, कायस्थ आंदोलन कर्नाटक, लिंगायत आंदोलन दक्षिण भारत और नामसूत्र आंदोलन बंगाल। आपका इसमें से कौन से पूछ रहा है जो सुमेलित है? तो कौन सा है? नामसूत्र आंदोलन बंगाल। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 19 नवंबर को और 3 दिसंबर को। तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है वह आपका कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में इस दिवस का क्या हुआ था? समर्थन करने के बाद जो है अनुपालन के फलस्वरूप यह दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह अशक्त यानी असमर्थ लोगों का जो है हौसला बढ़ाता है और उन्हें उनके अधिकार और सम्मान देने का समर्थन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है महिला के अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से या फिर अस्पृश्यता के उन्मूलन से। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर है मानव अधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर गर्ल? ठीक है, तो किससे संबंधित है यह? ऑप्शन डी, गर्ल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डॉक्टर बैनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स और वी ए स्मिथ। कौन जो है वह मतलब संबंधित नहीं है? आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? वी ए स्मिथ। क्या हो गया? वी ए स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, संत की झोपड़ी है या फिर मीनार है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह आपका क्या है? मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। ढाई दिन का झोपड़ा वास्तव में एक क्या है? मस्जिद है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1199 में दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। यह दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, जिसे काल उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है, के समकालीन किस नाम से जाना जाता है? काल उल इस्लाम मस्जिद के नाम से इसे जाना जाता है, के समकालीन है। यह विखंडित मंदिर के अवशेषों से बनाया गया था। यह कैसे बनाया गया था? तो विखंडित मंदिर के जो वहां पे अवशेष बचे हुए थे उनसे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कब? तो 1199 में। और मतलब इसके निर्माण जो किए थे किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ताजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी में, अरबी में, तुर्की में और उर्दू में। तो ताबूक ए बाबरी जो है वह आपका लिखा गया था तुर्की में। किसमें लिखा गया था? तुर्की में। तो ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी चगतई भाषा में लिखी थी। बाबर को तुर्की अर्थात तुर्की कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के दौरान इस आत्मकथा को मुगल दरबारी अब्दुल रहीम द्वारा फारसी भाषा में रूपांतरित किया गया था। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और तैमूर का क्या था? वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान और शक्ति सिंह। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे वह आपके कौन थे? हकीम खान। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी जो थे उनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना या फिर कोल्हापुर? तो कहाँ थी? रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिवाजी ने 1664 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि ग्रहण कर, शिवाजी ने छत्रपति, पहले उनका नाम शिवाजी था तो उन्होंने छत्रपति की उपाधि को ग्रहण किया। तो कब किया? तो 1674 ईस्वी में जो है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि को ग्रहण कर स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। रायगढ़ इसकी राजधानी थी और रायगढ़ जो है वह सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ है?
सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित है। इनकी मृत्यु तक लगभग 6 वर्षों तक रायगढ़ मराठों की राजधानी रही। कितने वर्षों तक जो है रायगढ़ मराठों की राजधानी रही? तो 6 वर्षों तक जो है रायगढ़ मराठों की राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? 1757 में, 65 में, 73 में और 93 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका वह कब पारित किया गया था? तो 1773 में। कब पारित किया गया था? 1773 में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था की जांच कराना था। यह कंपनी के पारदेशिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का प्रथम हस्तक्षेप था। हालांकि इस अधिनियम में से कंपनी की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। बाद में इस एक्ट के स्थान पर 1784 ईस्वी में कौन सा एक्ट लाया गया? ब्रिटिश इंडिया कानून एक्ट जो है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट लागू किया गया। किसके स्थान पे? तो रेगुलेटिंग एक्ट के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की या फिर भारत की? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है वह आपकी किसकी है? कनाडा की। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनाइन, अपलेशियन और अरावली उदाहरण है किसके? युवा पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के या फिर फोल्ड मतलब फोल्डेड माउंटेन या फिर फोल्ड पर्वत श्रृंखला के? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो कौन सा केंद्र जो है वो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? वो आपका है लंदन। कौन सा है? लंदन। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती या दोनों? ए और बी दोनों। आपका राइट आंसर है इसका गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी, कृष्णा तथा कावेरी दोनों जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है कि भारत की अधिकांश प्रमुख नदियां सामान्यतः पूर्व दिशा में बहते हुए क्या है? बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इनमें हिमालय से निकलने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा दक्कन से निकलने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि नदियां शामिल है। नर्मदा, लूनी और ताप्ती पश्चिम की ओर से बहने वाली प्रमुख नदियां जो अंत में कहाँ मिलती हैं? अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। कौन कौन सी नदियां? ताप्ती, नर्मदा और लूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पे है? तेल का भंडार जो है वह कहाँ पे है? बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र, अंकलेश्वर, गुजरात, नवगांव, गुजरात या फिर डिगबोई, असम? तो कहाँ पे है? डिगबोई, असम में जो है आपका क्या है? भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? देखते हैं। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो किस नाम से जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया।